कंपनी के सामने दो प्रोजेक्ट्स हैं, ए और बी। उसमें से कौन सा प्रोजेक्ट कंपनी अंडरटेक करे ये फैसला करना है। बोथ प्रोजेक्ट्स हैव अ लाइफ ऑफ 4 years। दोनों प्रोजेक्ट की 4 साल की जिंदगी है। इक्विपमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव नो स्क्रैप वैल्यू। और इक्विपमेंट की कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं होगी, यानी कि जब 4 साल पूरे होंगे तो वो ₹0 में बिकेगी, उसके अगेंस्ट कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट दी प्रोजेक्ट इज एज फॉलोज। और कुछ और इन्फॉर्मेशन ये है प्रोजेक्ट ए और बी के बारे में। ए का इनिशियल आउटले ₹1.5 लाख है, $150,000 है। एनुअल सेल्स हर साल ये 100,000 की सेल्स होगी। एनुअल परचेजेस हर साल $40,000 की चीज़ें खरीदी जाएंगी। अदर कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 8%। और बाकी जो खर्चे होंगे वो सेल्स का 8% होंगे। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। अच्छा, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि आपको कितने पैसे स्टॉक में, रिसीवेबल्स में, प्री पेमेंट्स में, कैश इन हैंड या कैश इन बैंक के तौर पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। यानी कि जो आपका कैश का आउटफ्लो होगा स्टॉक खरीदने के लिए या इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं उनके लिए। इसी तरह से प्रोजेक्ट ए के बाद बी की भी वैल्यूज है और लिखा हुआ है कॉस्ट लिमिटेड यूजेस अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10%। डिस्काउंटिंग फैक्टर्स एट 10% आर एस फॉलोज। 10% के सारे डिस्काउंट फैक्टर्स दिए हुए हैं। अगर ये ना भी दिए हुए हों तो आप कैलकुलेट करना जानते हो, याद है ना? डिस्काउंट फैक्टर का फॉर्मूला 1/1 + I⁻n। फिर लिखा हुआ है यूजिंग अ कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 10%, प्रोजेक्ट बी हैज अ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 15281। जो प्रोजेक्ट भी है उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑलरेडी दे दी है। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर कर प्रोवाइड कर दी है, आपको दी हुई है। हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करी थी कभी भी? जी सर, की हुई है। करी हुई है ना नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लोस माइनस आउटफ्लोस। फॉर ईच ऑफ द टू प्रोजेक्ट्स कैलकुलेट द फॉलोइंग एनुअल नेट कैश फ्लो, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और पेबैक पीरियड। चलो सबसे पहले एनुअल कैश फ्लोज की बात करते हैं। अच्छा, दोनों प्रोजेक्ट्स के एनुअल कैश फ्लोज मालूम कर लें, ठीक है जी। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एनुअल कैश फ्लोज। एनुअल कैश फ्लोज का मतलब ये है कि जो कैश फ्लोज हर साल अराइज हो रहे होंगे, एक दिन की या एक बारी की बात नहीं करता। वो एनुअल कैश फ्लोज का मतलब ये है कि हमेशा के लिए, ठीक है ना, हर साल। अब देखो यहाँ पर अगर मैं प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, दो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम दोनों की बात कर लें। हम पहले इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं प्रोजेक्ट ए की बात करता हूँ। देखो प्रोजेक्ट ए की एनुअल सेल्स कितनी है? प्रोजेक्ट ए की सालाना सेल्स कितनी है? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए कैश का इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा? इनफ्लो। कैश का इनफ्लो होगा, सेल्स से पैसे आते हैं। अच्छा, उसके बाद एनुअल परचेजेस, हर साल जो चीजें खरीदूंगा उससे इनफ्लो होगा आउटफ्लो होगा? आउटफ्लो। आउटफ्लो होगा। 40,000 रुपए की चीजें खरीदनी पड़ती हैं, जाहिर है जब मैं बेच रहा हूं तो चीजें खरीदता भी हूंगा, ठीक है। इसके बाद एक और चीज जो यहाँ पर मेंशन है ना, वो ये है कि आपके हर साल कुछ दूसरे खर्चे भी होते हैं, अदर कॉस्ट्स एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स या अदर कॉस्ट। अदर कॉस्ट यानी कि दूसरे जो खर्चे होते हैं, जाहिर है खर्चों के लिए मैं पेमेंट करता हूँगा। और उन अदर कॉस्ट का जो अमाउंट है वो है सेल्स का 8%। सेल्स का 8%, सेल्स का 8% यानी कि 8,000। ये बात समझ में आ गई? सेल्स का 8% यानी कि 8,000। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आपके पास जो एनुअल कैश फ्लोज है एक है, वो कितने हैं? 52,000। ठीक है, प्रोजेक्ट ए से जो एनुअल कैश फ्लो आ रहा होगा वो 52,000 होगा। प्रोजेक्ट बी की बात करते हैं। प्रोजेक्ट बी में आपके पास जो है ना वो हर साल 1,20,000 रुपए की सेल्स होगी। हर साल 65,000 रुपए का आप माल खरीदोगे, परचेजेस होगी। हर साल 1,20,000 का 5%, 1,20,000 का 5% यानी कि 6,000 आपके दूसरे खर्चों के लिए पेमेंट करोगे तो आपकी जेब में कैश फ्लो के तौर पर 49,000 आएगा।
ठीक है जी, इसमें कोई मसला है? ये इन दोनों के हमने एनुअल सर कैश फ्लोज मालूम कर लिए, सही है ना? अच्छा, अब अगली जो बारी आती है हमारी, वो आती है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की। ठीक है जी, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ पर देखो, आपसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये थी, एनुअल नेट कैश फ्लोज बताओ। एनुअल यानी कि सालाना, नेट कैश फ्लोज यानी कि नेट का मतलब यानी कि इन फ्लोज में से आउटफ्लोज माइनस करो। अच्छा, यहाँ पर मुझे बताओ, इनिशियल आउटले, इनिशियल आउटले को क्यों मैंने माइनस नहीं करा? इनिशियल आउटले की अमाउंट को क्यों माइनस नहीं करा? इसलिए क्योंकि उसने मुझसे पूछा था कि हर साल जो कैश फ्लोज आते जाते हैं ना, वो बताओ। इनिशियल आउटले का मतलब तो ये है कि पहली बार जब मैंने मशीन खरीदी होगी और तब जो मैंने पैसा पे करा होगा, वो पैसा। इनिशियल आउटले वाला पैसा तो एक बार खर्च हुआ होगा या नंबर जीरो पर, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करा। ये क्लियर है ना बात? इनिशियल आउटले जी वाला सर। खर्चा सिर्फ एक बार हुआ होगा। अच्छा, अब अगर मुझे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न ढूंढना है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के लिए मुझे एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, ये वाला फॉर्मूला यूज करना होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब एवरेज इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे आती है और एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू कैसे आती है? अगर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट और एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे, तो हमें ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है, हम अपना अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मालूम कर लेंगे। सही है ना? अब देखो, आपने एवरेज इन्वेस्टमेंट अगर मालूम करनी है ना, तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि अगर आप कहीं किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हो, तो हर वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट सेम नहीं रहती है, कम होती रहती है। मिसाल के तौर पर देखो, यहाँ पर क्या केस था, मैंने नॉन करंट एसेट कितने का खरीदा? मैंने नॉन करंट एसेट कितने का खरीदा था? इनिशियल आउटले बताओ, हम प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं। 1,50,000। 1,50,000, ठीक है ना? 1,50,000 मेरी जेब से गए। ठीक है। अब डेप्रिसिएशन लगने की वजह से इसकी हर साल की वैल्यू कम हो जाएगी। सही है। एनुअल डेप्रिसिएशन कितनी होगी, चलो ये भी बता दो। एक साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी, ये भी बता दो। गौर से देखो कि कितने साल का आपके पास जो है ना वो है, कितने साल मेंशन है, गौर से देखो और मुझे बताओ कि डेप्रिसिएशन कितनी होगी। 37,500 एक साथ। 1.5 लाख रुपए का आपने एसेट खरीदा। एनुअल डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो यहाँ पर कॉस्ट तो 1.5 लाख रुपए है, लेकिन कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है। नहीं है। डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, यूजफुल लाइफ 4 साल है। सवाल के शुरू में मेंशन्ड है, Bosch Limited is considering expanding its business and has to decide between taking on project A or B. Both projects have a life of 4 years. तो एक साल की डेप्रिसिएशन 37,500 बनती है। ठीक है जी। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू कितनी है? स्क्रैप वैल्यू जीरो है, सवाल में स्क्रैप वैल्यू नहीं है और वो जीरो है। अब देखो, जब आप एवरेज इन्वेस्टमेंट की बात करते हो ना, तो आपकी एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करना, इनिशियल आउटले प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। और अगर कोई वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप आगे ऐड कर दोगे। अच्छा, वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट को ऐड क्यों करेंगे? वर्किंग कैपिटल का जो अमाउंट होता है, वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि जो आपने स्टॉक में, डेटर्स में इन्वेस्ट करा, वो डेप्रिशिएट नहीं होता, वो एज इट इज जितना आपने पहले दिन इन्वेस्ट करा है उतना ही इन्वेस्टेड रहता है। अगर सवाल में वर्किंग कैपिटल ना होता तो फिर एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए इनिशियल आउटले प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय 2 यूज करते। लेकिन क्योंकि इस सवाल में वर्किंग कैपिटल भी मौजूद है, तो हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नॉन करंट एसेट्स पे डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि जो अमाउंट हमने वर्किंग कैपिटल में पहले दिन इन्वेस्ट किया, वो प्रोजेक्ट के आखिर तक इन्वेस्टेड रहेगा और वो भी मुझे कंसिडर करना होगा। तो अब मेरी जो एवरेज इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी इनिशियल आउटले
प्लस स्क्रैप वैल्यू जो कि 0 है डिवाइडेड बाई 2 प्लस वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट। तो ये आ जाता है कितना, 85,000। ठीक है, इनिशियल आउटले प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस वर्किंग कैपिटल। इनिशियल आउटले प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाई 2 एवरेज लेने के लिए इनिशियल आउटले जो बिल्कुल शुरू का खर्चा था और स्क्रैप वैल्यू जो बिल्कुल एंड में नॉन करंट एसेट्स की वैल्यू थी, इसका एवरेज लिया और इसमें वर्किंग कैपिटल के अमाउंट को इसलिए ऐड किया क्योंकि उसका एवरेज इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो पूरा थ्रू आउट द टर्म इन्वेस्टेड रहा है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ, ये प्रोजेक्ट ए की अगर बात करें उसका, तो हमारे पास जो है ना एवरेज इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आ गया, चलो सही है। प्रोजेक्ट बी की बात कर लेते हैं, ये वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। प्रोजेक्ट बी की जो इनिशियल आउटले की वैल्यू है वो कितनी है, 1,40,000। स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 0। डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 1,40,000 डिवाइडेड बाई क्या करूं, 1,40,000 डिवाइडेड 4। बाई क्या करूं, 4। ठीक है, अगेन प्रोजेक्ट बी की जो आपके पास एवरेज इन्वेस्टमेंट होगी वो होगी 1,40,000 प्लस 0, दोनों को ऐड किया डिवाइडेड बाई 2 प्लस वर्किंग कैपिटल में जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया है जो कि 18,000 रुपए है, यानी कि 88,000। क्या ये बात समझ में आ गई? इनिशियल आउटले प्लस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस वर्किंग कैपिटल। सही है, तो ये हमारे पास 88,000 आता है। दूसरी चीज, हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट के लिए हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये फॉर्मूला भी सही है, लेकिन अगर यहां पर इस केस में देखते हैं, कोई मुझे ये बता सकता है कि एक साल का प्रॉफिट कितना होगा? कोई मुझे ये बता सकता है कि एक साल का प्रॉफिट कितना होगा, किसी भी एक साल का? हाँ भाई, कोई भी मुझे ये बता सकता है कि प्रॉफिट कितना होगा एक साल का? मुझे बताओ, एक क्या आठ ये 52,000 500 कितना, सॉरी? 14,500 होगा। हाँ, 14,500 होगा, इसलिए क्योंकि 1 लाख रुपए की सेल्स करी, 40,000 रुपए परचेजेस में चले गए, 8,000 रुपए दूसरे खर्चों में चले गए, 1 लाख रुपए कैश आया, 40,000 उनको खरीदने के लिए कैश चला गया, 8,000 रुपए दूसरे खर्चों में चले गए। ये जो अमाउंट बचा है ये तो कैश फ्लो है, कैश का जो जो कैश आया माइनस जो जो कैश गया। लेकिन जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं, जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो वो कैश फ्लोज के बराबर नहीं होता, उसमें से अगर डेप्रिसिएशन है कंपनी की तो वो भी माइनस होगी। तो यहां पर किसी भी एक साल की जो आपके पास किसी भी एक साल की जो प्रॉफिट की वैल्यू होगी, किसी भी एक साल की जो प्रॉफिट की वैल्यू होगी, मिसाल के तौर पे पहले साल की कोई प्रॉफिट की वैल्यू बोलता मुझे प्रोजेक्ट ए की, तो मैं बोलता 52,000 जो इनके कैश फ्लोज नेट बन रहे हैं उसमें से एक साल की डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। दूसरे साल का प्रॉफिट बोलता तो अगेन में बोलता हर साल 52,000 रुपीज के ही एनुअल कैश फ्लोज है और उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करो। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, वो किसी को पे नहीं होता कैश की फॉर्म में, लेकिन वो एक्सपेंस तो है। एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तीसरे साल अगेन 52,000 में से मैं माइनस करता 37,500। चौथे साल अगेन मैं 52,000 में से माइनस करता 37,500। तो ये मेरे हर साल की, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल की प्रॉफिट की वैल्यू है। अच्छा, टोटल प्रॉफिट चारों साल का कितना है? 14,500, 14,500, 14,500, 14,500, 58,000। एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला पड़ा है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से 58,000 को 4 से डिवाइड होना चाहिए। अलबत्ता अगर सारे सालों का प्रॉफिट एक ही जितना है तो एवरेज प्रॉफिट भी वही होगा। क्लियर है ये बात? जी सर। तब प्रॉफिट दोबारा समझाएं कैसे किया था। देखो, प्रॉफिट दोबारा समझाता हूँ। देखो, सेल्स रेवेन्यू ये है, उसमें से परचेजेस का खर्चा माइनस किया, उसमें से अदर कॉस्ट को माइनस कर दिया, 52,000 यहाँ पर बच गया। लेकिन जब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं तो डेप्रिसिएशन भी माइनस करते हैं।
तो जब हम प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन को भी माइनस करते हैं, तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मैंने 52,000 में से डेप्रिसिएशन वाला अमाउंट जो कि 37,500 था वो भी माइनस करा। जब मैंने 52,000 में से डेप्रिसिएशन वाला भी अमाउंट, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस भी तो होगा ना मेरी बुक्स में, तो वो 14,500 आ रहा है और यही मेरा एवरेज प्रॉफिट है। बात समझ में आई? अब मुझे तो बताओ। ये कर सकते हैं ना कि 52,000 इंटू 4 कर लिया, फिर उसके बाद उसमें से इनिशियल आउटले माइनस कर लिया, कि स्क्रैप कर ली तो हाँ, ऐसे भी कर सकते हो कि 52,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 कर लिया, चारों सालों के टोटल कैश नेट कैश फ्लोज आ गए और उसमें से इनिशियल आउटले को माइनस कर लिया, क्योंकि वही इनिशियल आउटले 4 सालों में डिवाइड होगा डेप्रिसिएशन के तौर पर। अच्छा, अगले पर आते हैं। बी में क्या होगा? 49,000 माइनस 35,000, और यही हर साल होगा ना। 42,000 सॉरी 49,000 माइनस 35,000, हर साल का अमाउंट यही होगा कि मैं 49,000 में से 35,000 माइनस कर रहा हूँ, 49,000 में से 35,000 माइनस कर रहा हूँ, 49,000 में से 35,000 माइनस कर रहा हूँ। वैसे यही एवरेज बनेगी जो टोटल है उसको 4 से डिवाइड कर दिया। तो अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न क्या बनेगा बताओ? अगर मैं दोनों का अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट करूं, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कैसे आता है? एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, ठीक है जी। तो हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। अगेन, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, तो हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ जाता है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 17% और 16% आ रहा है। क्या यहाँ पर कोई मसला है तो बताओ, ठीक है। अगर डेसिमल्स में देखें कि कहाँ तक आ रहा है, तो ये 17.06 और 15.91% बनता है। सही है। अच्छा, उसके बाद फिर अगली जो चीज़ है हमारी, जो अगली जो चीज़ है वो क्या है भाई? उससे बोले पे बैक पीरियड ढूंढो। पे बैक पीरियड। अच्छा, मैंने प्रोजेक्ट ए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 1.5 लाख रुपए। प्रोजेक्ट बी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी की थी? 1,40,000 रुपए। पेबैक पीरियड का मतलब होता है कितने सालों में ये पैसा जो मैंने लगाया था वो वापस आ रहा है। तो अगर मैं लेट से बात कर लेता हूँ ए की, तो पहले साल 52,000 रुपीज मिल गए। 1.5 लाख में से पहले साल 52,000 कैश मिल गया। एक साल गुजर गया, फिर वापस से 52,000 कैश मिल गया। 2 साल गुजर गए, ठीक है। 2 साल तो पूरे पूरे गुजर गए। अब तीसरे साल क्या करेंगे? देखिए, 1.5 लाख में से एक बार 52,000 माइनस किया तो 98,000 बच गया। 98,000 में से फिर मैंने 52,000 माइनस किया तो 46,000 बच गया। अब तीसरे साल भी 52,000 आएंगे तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपके पास जो है वो 46,000 को 52,000 से डिवाइड करके एक डेसिमल कैलकुलेट करता हूँ। याद है? 46,000 डिवाइडेड बाई 52,000। तो पेबैक पीरियड कितना होगा बताओ? प्रोजेक्ट ए का पेबैक पीरियड कितने साल होगा? 2 साल पूरे, और तीसरे साल का 0.8846 है ना। 2.884 या 2.88 ईयर्स होगा, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। पेबैक पीरियड उसने डेज वगैरह में तो नहीं बोला था ना, उसने सिर्फ बोला था कि पेबैक पीरियड कैलकुलेट करो। अच्छा, बी की बात करते हैं तो हर साल 49,000 रिसीव हो रहे हैं। पहले साल 49,000 रिसीव हुए, फिर क्या बच गया? 91 बच गया। फिर 49,000 रिसीव हुए, फिर क्या बच गया? 42,000 बच गया। अब जो ये अमाउंट बच गया है, इसके लिए मुझे डेसिमल वाली कैलकुलेशन अगेन करनी होगी, और वो इस तरह से होगी कि जो अमाउंट बची हुई है डिवाइडेड बाय जो अमाउंट रिसीव होगी, यानी कि 2.85। तो ये 2.85 ईयर्स बनता है। क्या ये बात क्लियर है? पेबैक पीरियड क्लियर है? ठीक है जी। पेबैक पीरियड में तो कोई मसला नहीं है ना। पेबैक पीरियड भी आपने एक दो बार कैलकुलेट जरूर करे हुए हैं पहले। आगे बढ़ूं? जी सर। सही है। यस। अच्छा,
उसके बाद फिर क्या लिखा हुआ है भाई, उसके बाद अगला जो आपने काम करना है इस सवाल में वो है कैलकुलेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ए ओनली। सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट कर दो। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे हर साल के कैश फ्लोज लिखने होते हैं, तो मैं यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू की कर लेता हूँ वर्किंग। नेट प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग कर लेता हूँ। हमारे पास ईयर नंबर 0, 1, 2, 3 और 4 है, ठीक है ना। ईयर नंबर 0, 1, 2, 3 और 4 है, और हम इन सारे सालों के लिखेंगे यहाँ पर कैश फ्लोज। कैश फ्लोज क्या होंगे भाई? अब मुझे बताओ, सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए जब आप कैश फ्लोज लिखोगे तो आप क्या चीज लिखोगे? बताओ। 1.5 लाख रुपए लिखोगे? हाँ जी, जी सर सर। ये 0 सही है ना। ईयर नंबर 0 पर आपका एक इनिशियल आउटले है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट है जो कि 1.5 लाख रुपए है। सही है जी। आपके पास ईयर नंबर 0 पर 1.5 लाख रुपए का इनिशियल आउटले है या इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब ये जो वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल वाली अमाउंट है ना, ये भी आपने अपने जेब से इस प्रोजेक्ट के लिए लगाई होगी, तो इसको भी आपको कंसिडर करना चाहिए कि कैश आउटफ्लो है ये भी। लास्ट टाइम हम लोग इसको भी कंसिडर करते हैं, बल्कि करना ही चाहिए, क्योंकि उसूली तौर पर ये भी आपके जेब से गए हैं और इस प्रोजेक्ट में लगे हैं पैसे। तो ये नंबर 0 पर आपका जो इनिशियल कैश आउटफ्लो होगा वो 160,000 होगा। 1.5 लाख रुपए का इनिशियल आउटले है कोई, और फिर वर्किंग कैपिटल में भी मैंने पैसे इन्वेस्ट करे हैं। वर्किंग कैपिटल का मतलब ये है कि मैंने रिसीवेबल्स और स्टॉक वगैरह खरीदा, ये सारी चीजें। फिर हर साल कितने मिल रहे हैं मुझे? 52,000, 52,000, 52,000, 52,000। इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डिस्काउंट फैक्टर से। डिस्काउंट फैक्टर 1 है, और क्या है? 0.909। फिर क्या है? 0.826, 751 और 683। 0.751 और 0.683। फिर क्या करोगे आप? फिर आप कैलकुलेट कर लोगे अपनी प्रेजेंट वैल्यू को। ठीक है जी। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं? कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर हर साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और इनको ऐड अप करेंगे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, जो कि 4788 आ रही है। ठीक है, इसमें कोई मसला? सही है। 160,000 कैसे हुआ ये समझा देंगे बस। अच्छा, 160,000 में दो चीजें हैं। एक तो आपके पास 1.5 लाख रुपए की आपने कोई मशीन वगैरह या कोई इक्विपमेंट खरीदी, और जो इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल होता है ना, अमूमन आमतौर पर ये भी आपका ईयर नंबर 0 का कैश आउटफ्लो होता है। बिकॉज जब आपने स्टॉक खरीदा, जब आपने किसी को उधार दिया, या जब आपने बैंक पे पैसे रखे इस प्रोजेक्ट या इस बिजनेस के लिए, तो वो भी तो आपने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करे ना। ओके ओके। ठीक है जी। तो दोनों चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती हैं। चलो, अच्छा, अब आपके पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। फाइनली वो बोलते हैं स्टेट टू लिमिटेशंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग: अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, पेबैक पीरियड एंड नेट प्रेजेंट वैल्यू। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की दो लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस सॉर्ट ऑफ बताने हैं। इसी तरह से आपको पेबैक पीरियड के दो लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस बताने हैं। और इसी तरह से आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू के दो लिमिटेशंस या डिसएडवांटेजेस बताने हैं। ठीक है जी। अगर मैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बात करता हूं ना, अगर मैं अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बात करता हूं तो पहली चीज मैं लिख सकता हूं इग्नोर्स टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इसमें आप कभी भी डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग नहीं करते हो, और अगर डिस्काउंटिंग कंपाउंडिंग नहीं करते हो, अगर डिस्काउंटिंग और कंपाउंडिंग नहीं करते हो तो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर रहे होते हो।
इस बात को इग्नोर कर रहे होते हो कि आज के 100 रुपए और एक साल बाद के 100 रुपए दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। क्लियर है? दूसरा, एवरेज प्रॉफिट में बी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट। किसी भी कंपनी का आने वाले सालों का प्रॉफिट प्रिडिक्ट करना, एस्टिमेट करना, फोरकास्ट करना एक मुश्किल बात हो सकती है, और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के फॉर्मूले में हमें एवरेज प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? कोई इसमें मसला हो? नो सर। अच्छा, फिर पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड में इग्नोर्स लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट। पे बैक पीरियड पूरे प्रोजेक्ट की लेंथ को इग्नोर कर देता है। इसका मतलब क्या है? देखो यहाँ पर हमारा पे बैक पीरियड कितना आ रहा था, बताओ। प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड कितना है? प्रोजेक्ट ए का पे बैक पीरियड आ रहा है 2.88 ईयर्स, और पे बैक पीरियड मुझे ये बता रहा है कि कितने सालों में मैंने जो पैसा इन्वेस्ट किया था वो मुझे रिकवर हो रहा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट इन इटसेल्फ कितने सालों का है? 4 सालों का। इसका मतलब तीसरे और चौथे साल में भी तो ये प्रोजेक्ट कुछ कमा कर दे रहा है। लेकिन पेबैक पीरियड ने वो चीज केटर नहीं करी, वो चीज रिफ्लेक्ट ही नहीं करी कि ये प्रोजेक्ट कितने सालों का है। हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट है उसका पेबैक पीरियड 2 साल हो और वो मुझे 10 या 15 या 20 या 25 साल तक कमा कर दे रहा हो। लेकिन जब कोई पेबैक पीरियड देखेगा तो उसको ये चीज नहीं नजर आएगी जब तक वो ऊपर वाला चार्ट नहीं देखेगा कि ये प्रोजेक्ट है कितने सालों का। तो पेबैक पीरियड इग्नोर्स लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि कितना, क्या लेंथ है प्रोजेक्ट की, कब तक चलेगा, कितने टाइम तक का है। इस चीज को पेबैक पीरियड 100% इग्नोर कर देता है। दूसरा, इग्नोर्स इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज। कैश फ्लोज की टाइमिंग को भी इग्नोर करता है। इसका मतलब क्या है, जरा समझाता हूँ। देखो, एक प्रोजेक्ट में आपने 100 रुपए लगाए, दूसरे में भी आपने 100 रुपए लगाए। पहला जो प्रोजेक्ट है ना, इसमें आपको पहले साल 10 रुपए मिल रहे हैं, दूसरे साल 90 रुपए मिल रहे हैं। बताओ इसका पेबैक पीरियड कितना होगा, जल्दी से बताना। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपने 100 रुपए लगाए, पहले साल 10 रुपए मिल रहे हैं पहले साल के आखिर में, और दूसरे साल के आखिर में 90 रुपए मिल रहे हैं। बताओ इसका पेबैक पीरियड कितना होगा? तुमने जो पैसे लगाए कितने सालों 2 में साल। वापस आ रहे हैं? 2 साल। अच्छा, दूसरा प्रोजेक्ट है उसमें भी तुमने 100 रुपए लगाए, 99 रुपीज तुम्हें पहले साल रिसीव हो रहे हैं, और सिर्फ 1 रुपया दूसरे साल रिसीव हो रहा है। मुझे बताओ इस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड कितना होगा? इस प्रोजेक्ट का 2 साल। पेबैक पीरियड भी 2 साल होगा। क्या पेबैक पीरियड से ये नजर आ रहा है कि पहला वाला प्रोजेक्ट इतना अच्छा नहीं है जितना दूसरा वाला प्रोजेक्ट है? क्योंकि दूसरे वाले प्रोजेक्ट में हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो मेजॉरिटी पहले ही साल में मिल रहे हैं। ठीक है? ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई? जी सर। आइए। अच्छा, उसके बाद में नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन जो होती है ना, वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, एक आम बंदे को समझ नहीं आ सकती है। पे बैक पीरियड समझाना और समझना कंपैरेटिवली आसान है, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है? और दूसरी चीज क्या है? डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल टू डिस्काउंट कैश फ्लोस। यानी कि मैं कौन सा कॉस्ट ऑफ कैपिटल इस्तेमाल करूं, जो कि यहाँ पे 10% है ना, वो कितना परसेंट होना चाहिए। मेरे इन्वेस्टर्स मुझसे क्या एक्सपेक्ट करें कि कितना परसेंट उनको रिटर्न चाहिए, ये रेट डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। समझ में आ गई सारी बात? जी सर। अब मैं आप लोगों को यही वाली एक्सेल की शीट दोबारा से वापस भेज रहा हूँ। आप इसी सवाल को दोबारा से देखो, और पहले 5 सवाल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के चैप्टर के कर लेना। ठीक है जी? ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। और फिर अल्लाह हाफिज।